मतलब हर 30वें सेकंड पर प्रधानमंत्री कांग्रेस 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 के नाम की माला जप रहे थे। 29 मिनट बोले, 58 बार कांग्रेस का नाम लिया। तो यह डर अच्छा लगा देखकर, और इसलिए अच्छा लगा क्योंकि कहीं पर यह निहित है कि कांग्रेस सच के साथ है, साहस से लड़ती है और इस देश के लोगों का मुद्दा उठाती है। और इससे नरेंद्र मोदी जी बौखलाए हुए हैं, घबराए हुए हैं, क्योंकि उनकी जो चोरी थी, जो उनका षड्यंत्र था, उसका पर्दाफाश कांग्रेस पार्टी और समूचे विपक्ष ने कर दिया, देश के सामने लाकर खड़ा कर दिया। और उनके मंसूबों पर, जो विभाजनकारी मंसूबे थे, उस पर पानी फेर दिया। यकायक नरेंद्र मोदी जी इस देश की आधी आबादी के खैरख्वाह बनना चाह रहे हैं। सडनली महिला सम्मान की बात कर रहे हैं, महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं। लेकिन असलियत यह है कि महिला आरक्षण तो मुद्दा ही नहीं है। उनकी मंशा महिला आरक्षण है ही नहीं। वो महिला आरक्षण के पीछे छिपकर विभाजनकारी और अलोकतांत्रिक परिसीमन करना चाहते हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी जी महिलाओं के बारे में क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं और किस तरह की भाव भंगिमाएं बनाते हैं महिला सम्मान में, मोदी जी मैदान में, जरा पहले ये देख लीजिए। लगाइए भैया वीडियो। इस देश में कभी किसी ने 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड देखी है? 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड। रेणुका जी को कुछ मत कीजिए। रामायण सीरियल के बाद ऐसी हंसी सुनने का आज सौभाग्य मिला है। तो ये सिर्फ बीजेपी की ही बात नहीं है, नरेंद्र मोदी के खुद के विचार, और इस पर अभी मैं चर्चा करूंगी। लेकिन क्योंकि महिला आरक्षण को ढाल बनाकर घड़ियाली आंसू बहाने की नाकाम कोशिश नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, एक तस्वीर देखिए आप और इस तस्वीर की कहानी समझिए। नरेंद्र मोदी जी एक भर के डोलची में, आम का मौसम है, बढ़िया रसीले आम लेकर खड़े हुए हैं। 543 आम हैं मोदी जी के पास। एक महिला आती है उनके पास और कहती है, मोदी जी कुछ आम दे दीजिए। मोदी जी क्या कह रहे हैं? मैं तो आपको आम देना चाहता था, लेकिन जब नई डोलची आएगी तब आपको आम मिलेगा। इस डोलची में से आपको आम नहीं मिलेगा, क्योंकि ऑपोजिशन ने मना कर दिया है। पूरी भरी डोलची है 543 की, उससे आम महिलाओं को नहीं देंगे। जब नई डोलची आएगी, जब 9 मन तेल होगा, तब आपको आम मिलेगा। यह असलियत है नरेंद्र मोदी जी की। झुंझुना पकड़ाने की कोशिश है महिलाओं की। आज इस मंच से एक सवाल है। यह सवाल हमारे नेताओं ने किया, नेता प्रतिपक्ष ने किया, हमारे अध्यक्ष ने किया। कल इसी मंच से प्रियंका जी ने यह सवाल उठाया और बार बार यह कहा कि मोदी जी, आप 543 सीट पर महिलाओं को आरक्षण क्यों नहीं दे देते हैं? क्या आपको यह डर है कि पुरुषों की संख्या कम हो जाएगी? क्या आप पुरुषों को बचाने के लिए महिलाओं के साथ यह सौतेला व्यवहार कर रहे हैं? आप क्यों हमारा हक छीन रहे हैं? हमारी पार्टी, पूरा विपक्ष आपसे लगातार कह रहा है, कल लाइए विधेयक। 543 सीटों में 1/3 मतलब 181 सीटें महिलाओं को दीजिए, हम आपको साथ पूरा पूरा देंगे। आप क्यों नहीं दे रहे हैं आरक्षण? आप महिलाओं के आरक्षण का विरोध क्यों कर रहे हैं? आप महिलाओं के आरक्षण में अड़ंगा क्यों बन रहे हैं? और आपको क्या लगता है, महिलाएं आपकी चालबाजी नहीं समझ रही हैं? महिलाएं ये नहीं समझ रही हैं कि पुरुषों को बचाने के लिए आप उनके हक से उनको वंचित कर रहे हैं और फिर खुद घड़ियाली आंसू बहाकर स्वांग रच रहे हैं? अगर आप महिला आरक्षण देना चाहते हैं तो कल लाइए विधेयक, सब मिलकर पारित करेंगे। 181 सीटें 543 की लोकसभा में रिजर्व की जाएंगी। तो असलियत तो यह है कि महिला आरक्षण बिल हारा ही नहीं है, वो तो संविधान का हिस्सा है। आप बात को गोल 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 घुमाने में लगे हुए हैं। असलियत यह है कि 2023 का जो महिला आरक्षण, जो नारी वंदन अभिनंदन जो बिल था, वो
संविधान का हिस्सा है। 21 सितंबर 2023 को सर्वसम्मति से देश के सदन ने उसको पारित किया है। आपने उसमें कंडीशन लगाई है, वो कंडीशन हटा दीजिए। महिलाओं को उनका हक दीजिए। महिलाओं के आरक्षण में रोड़ा मत बनिए, महिलाओं के आरक्षण में अड़ंगा मत डालिए। दिखाइए ईमानदारी और दीजिए आरक्षण जो आप नहीं कर रहे हैं। कितना सिंपल है। आपके पास एक डोलची में 543 आम है, महिलाएं खड़ी है, दे दीजिए उनको 181 आम। जब नई डोलची आएगी, जब नए और ज्यादा आम आएंगे, तब मैं बांटूंगा। क्यों कंडीशन लगा रहे हैं आप? क्यों रोड़ा बन रहे हैं आप? क्यों महिलाओं को उनका हक नहीं दे रहे हैं आप? आपने लेकिन एक बात बिल्कुल सच कही। वी कैन गो बैक टू द कांग्रेस बैकग्राउंड। आपने एक बात बिल्कुल सच कही। आपने कल कहा महिला अपना अपमान नहीं भूलती है, और यह आपसे बेहतर कौन जान सकता है, क्योंकि यह सच है। जब जब इस देश में महिलाओं का तिरस्कार हुआ है, आपकी नाक के नीचे हुआ है, उनके साथ अत्याचार हुआ है, उनका शोषण हुआ है, उनका अपमान हुआ है, आपने चुप्पी साधी रही है और आपने खड़े होने का काम परपेट्रेटर ऑफ द क्राइम, जो दरिंदा है, जो हैवानियत करता है, उसके साथ खड़े रहने का काम किया है। आइए गिनाते हैं आपको। मणिपुर की 2 बेटियों को आदमखोरों की भीड़ ने नोचा, आप चुप रहे। हाथरस में एक गुड़िया को 2:30 बजे रात को केरोसिन डालकर जला दिया गया, आप चुप रहे। उन्नाव में आपके एमएलए ने बेटी के साथ सामूहिक बलात्कार किया, उसके परिवार की हत्या की, आप चुप रहे। लखीमपुर में आपके नेता ने निर्वाचित महिला का चीरहरण किया, आप चुप रहे। इस देश की सबसे होनहार बेटियां सड़कों पर घसीटी गईं, जिस छाती पर वो मेडल लेकर आती है उनको बूटों के तले रौंदा गया, आप चुप रहे। बीएचयू में गैंग रेप करने वाले आईटी सेल के बीजेपी के लड़के पकड़े गए, आप चुप रहे। बिल्किस के दोषी जो सजा याफ्ता थे, आपकी परमिशन से जेल से निकले, आपके नेताओं ने उनको तिलक लगाया, माला पहनाई, लड्डू खिलाया, आप चुप रहे। अंकिता भंडारी के साथ जो हैवानियत हुई, पूरा का पूरा उत्तराखंड सड़कों पर उतर आया न्याय की मांग करते हुए। दोषी और आरोपी बीजेपी का नेता और उसका बेटा था, आप चुप रहे। आप किस मुंह से महिला सम्मान की बात करते हैं? आपकी सरकार में एप्स्टीन का गैंग चल रहा है, एप्स्टीन गिरोह के लोग भरे पड़े हैं। उस दरिंदे से संबंध रखने वाले लोग, हरदीप पुरी जैसे लोगों को आप मंत्री पद से हटा नहीं पा रहे हैं। और असलियत तो यह है कि जो डेटा अवेलेबल है, जो चीजें अवेलेबल है पब्लिक स्पेस में, आप खुद उस दरिंदे से सलाह और मशवरा कर रहे थे। उसकी सलाह पर आप अमेरिका गए, उसकी सलाह पर आप इजराइल गए, वहां नाचे गाए, भगवान जाने क्या किया। उसने यह सारा ब्यौरा दिया है, आप चुप रहे। इस देश की महिलाएं सब देखती हैं और सब सुनती हैं और बहुत समझदार हैं। ऐसे थोड़ी देवी का स्वरूप बताई जाती हैं। ये देश की महिलाएं देखती हैं कि आप कैसे चुनावी मंच से खड़े होकर कांग्रेस की शीर्ष नेत्री को, जिसने अपने सुहाग को इस देश पर कुर्बान कर दिया, जो वैधव्य की पीड़ा झेल रही है, उसको आप कांग्रेस की विधवा कहते हैं। इस देश की महिलाएं देखती हैं कैसे आप एक ब्याहता को, और शायद आप वैवाहिक सूत्र की पवित्रता को समझते ही नहीं है, एक ब्याहता को आप 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहते हैं। कैसे आप एक महिला सांसद की तुलना शूर्पणखा से करते हैं। कैसे आपकी घटिया गंदी सोच है, आप कहते हैं अचार के डब्बे पे महिला की फोटो लगा दो तो अचार बिकने लगेगा। कैसे आप बंगाल जाकर एक चुनी हुई महिला मुख्यमंत्री को हैकल करते हैं, दीदी, ओ दीदी। सड़कों पर यह काम कौन लड़के करते हैं, मैं यहां कहना भी नहीं चाहती हूं। इस देश की महिलाएं सब देख रही हैं, इस देश की महिलाएं सुन रही हैं कि इस देश का चुना हुआ प्रधानमंत्री चुनावी मंच से मुजरे शब्द का प्रयोग करता है। वो चुनावी मंच से मंगलसूत्र और बेटियों को छीन लेने की बातें करता है। बेटियां छिन जाएंगी, इसका क्या मतलब है, ये कितनी कुत्सित और गंदी सोच है, वो सब समझती हैं। तो जब आपने कहा ना मैं महिलाओं का क्षमा प्रार्थी हूं, आप वाकई महिलाओं के क्षमा प्रार्थी हैं। माफी मांगी आप इस देश की महिलाओं से।
इतनी महिला विरोधी सोच के लिए, इतनी महिला विरोधी बातों के लिए, अपनी चुप्पी के लिए, अपने उस संरक्षण के लिए जो आपने हर बार हैवान को दिया। जब आप प्रज्वल रेवन्ना के पीठ ठोक कर कहते हैं इनको दिया हुआ हर वोट मुझे आएगा, तो आप मौन स्वीकृति उसके सामूहिक बलात्कार को, उसके मास रेप को देते हैं। माफी मांगिए आप इस देश की महिलाओं से, जरूरत है आपको माफी मांगने की। आप सच में इस देश की महिलाओं के क्षमा प्रार्थी हैं। मैं कुछ आंकड़ों के साथ आपकी असलियत बयां करती हूं। ये आंकड़े मेरे पास हैं, ये सरकारी आंकड़े हैं, ये अकाट्य तथ्य है, और आपकी असलियत में महिला सम्मान और महिला आरक्षण पर यहीं पर खोलती हूं। आपकी आंखों के नीचे 2,13,000 जो क्राइम अगेंस्ट वुमेन थे वो बढ़कर 4,48,000 से ज्यादा हो गए। रेप के मामले 22,000 से बढ़कर 31,000 हो गए। किडनैपिंग और अबडक्शन बढ़ रहा है। आपकी 240 सांसदों में से मात्र 31 महिलाएं हैं, 12.9%, जो इस संसद के एवरेज 13.6% से कम है। आपके विधायक 1654 विधायक हैं आपके इस देश में, जिसमें से मात्र 164, ओनली 9.9% महिलाएं हैं। यह आपकी असलियत है। आपके 21 मुख्यमंत्री हैं, बमुश्किल एक महिला मुख्यमंत्री है। आपके 72 मंत्री हैं केंद्र सरकार में, मात्र 7 महिलाएं हैं, 10% से कम। और असलियत यह है कि आपके लॉ मेकर्स में से 5 पर सीरियस रेप के मामले हैं, और उनमें से कुछ तो गृह मंत्रालय के छोटे जूनियर मंत्री बने रहे। असलियत यह है कि आपके 54 एमपी और एमएलए सीरियस क्राइम जिसमें हत्या और बलात्कार के मामले हैं, उनका नाम वहां पर अंकित है। तो महिला सम्मान की और महिला सम्मान के पीछे छिपने का कुत्सित शकुनी चाल आप कतई मत चलिए। यह आपकी असलियत है महिलाओं को लेकर। मैं आपकी झुंझलाहट समझ सकती हूं। पहली बार आपके करियर में आपको मुंह की खानी पड़ी सदन के अंदर। आप एक बिल लाए और 1990 के बाद पहली बार एक संशोधन, संविधान का संशोधन बिल 1990 के बाद पहली बार लोकसभा में गिर गया, और 2002 जो पोटा बिल था राज्यसभा में गिरा था, उसके बाद अब यह बिल गिर गया। मैं आपकी झुंझलाहट समझ सकती हूं, लेकिन आपको भी समझना होगा कि आप जब विभाजनकारी अलोकतांत्रिक काम करेगा, जो आप परिसीमन के माध्यम से करना चाह रहे थे, जो आप जातिगत जनगणना से बचकर करना चाह रहे थे, आपको समूचा विपक्ष ऐसे ही हराएगा, क्योंकि यही ये देश चाहता है। आप पानी पी पी कर कांग्रेस को कोस रहे थे। 58 बार आपने कांग्रेस का नाम लिया। मुझे तो लग रहा था कि अगर मोदी जी के पास कांग्रेस पर बोलने को ना हो तो बेचारे बोलेंगे क्या। सदन में तो कांग्रेस के नाम की माला जपते हैं, चुनावी मंच पर तो सिर्फ कांग्रेस ही को याद करते हैं, और राष्ट्र के नाम संदेश देने जब आप आए तो उसमें भी आप कांग्रेस को ही गरिया रहे। मतलब कांग्रेस को जब आप पानी पी पी कर बोल रहे थे तो शायद आप ये भूल गए कि पंचायती राज में जिन निर्वाचित महिलाओं का आप जिक्र कर रहे हैं वो कांग्रेस पार्टी की देन है, राजीव गांधी जी की देन है। 73वां और 74वां अमेंडमेंट हम लाए, जिससे ग्राम पंचायत, ब्लॉक पंचायतों में, जिला पंचायतों में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण हुआ। 15 लाख निर्वाचित महिलाएं, जिनकी संख्या मुझे खुशी है ये कहते हुए आज 40% है। ये कांग्रेस पार्टी की उपलब्धि है। और आपका सच कितना सिया है ये तो सभी लोग जानते हैं। 1989 में राजीव जी लोकल बॉडीज में महिला आरक्षण का बिल पेश करते हैं। सदन में उसके खिलाफ वोट कौन करता है? नरेंद्र मोदी के पुरखे, बीजेपी के दिग्गज नेता लाल कृष्ण आडवाणी जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी, जसवंत सिंह जी, राम जेठमलानी जी। यह आपका सच है। आपने कहा और आपके लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, कांग्रेस ने क्यों नहीं कर दिया यह बिल? कांग्रेस ने यह बिल किया। 2010 में हमने यह बिल राज्यसभा में, जहां पर हमारे पास नंबर थे, हमने पारित कराया। हमने यह बिल पारित कराया, लेकिन लोकसभा में हमारी घटक दल की सरकार थी, वहां पारित नहीं हो पाया। यह बिल
एबियंस में था, इस बिल को आप तुरंत रिवाइव कर सकते थे। राहुल जी ने आपको चिट्ठी लिखी थी, आपके पास 2014 और 19 में प्रचंड बहुमत था। अगर आप महिला आरक्षण ले आते और 543 में महिलाओं को आरक्षण देते तो आज दो लोकसभा 19 और 24 में 33% महिलाएं होती। सारे राज्यों के चुनाव उसके बाद हुए, हर विधानसभा में महिलाएं होती, महिलाओं की तूती बोलती। तो इधर उधर की बात मत कीजिए। असलियत यह है कि महिला आरक्षण मुद्दा नहीं था, और क्योंकि आप महिला आरक्षण पर सच सुनना ही चाहते हैं तो आपकी कलई थोड़ी और खोलते हैं। आपने यकाएक 3 बिल लिंक करके प्रस्तुत किए। आप महिला आरक्षण के पीछे छिपकर परिसीमन करना चाहते थे, और असलियत यह है कि जो महिला आरक्षण 21 सितंबर 2023 को सर्वसम्मति से पारित हुआ, उसको अधिसूचित करने का काम, नोटिफाई करने का काम आपने 16 अप्रैल 2026 रात को 9:55 पे किया। 30 महीने तक आपने महिला आरक्षण को नोटिफाई तक नहीं किया। यह आपकी सीरियसनेस है, क्योंकि आपकी मंशा ही नहीं थी कभी महिला आरक्षण देने की। यह असलियत है। अगर आपकी मंशा होती तो आप महिलाओं को आरक्षण कब का दे चुके होते, और पूरा विपक्ष आपके साथ होता। मैं तो कह रही हूं अभी भी मौका नहीं चूका है। 543 की वो आम की टोकरी लाइए, 181 आम महिलाओं को दीजिए। ये उनका हक है, ये किसी पुरुष का हक वो मार नहीं रही है। इससे पहले कि मैं परिसीमन पर बात करूं, आपकी कलई और खुली, और इसलिए और खुली क्योंकि आपने कोई आम राय नहीं बनाई। 3 चिट्ठियां आपको लिखी गई, 29 अप्रैल के बाद मीटिंग कर लो। लेकिन माय वे और द हाईवे, तुगलकी फरमान आपका, नहीं जी हम तो अभी करेंगे, मुंह की खाई आपने। और महिला आरक्षण नहीं हारा है, मैं फिर कहूंगी आपका परिसीमन जो आप थोपना चाहते थे इस देश पर, वो हारा है। आप कितने पिछड़ी महिलाओं के विरोधी हैं, इस बार ये देश ने वो भी देख लिया। आप अपने आप को किसी भी जाति का कहते रहिए, अरे आप 12 साल से प्रधानमंत्री हैं, उसके पहले 12 साल मुख्यमंत्री थे, उसके पहले विदेशों की यात्रा, अमेरिका, फ्रांस, लंदन, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया, भगवान जाने कहां कहां घूमते थे। अब यह अलग बात है कि उस समय आप कहते थे कि मैं बड़ा गरीब था। ईश्वर देश में सबको ऐसी गुर्बत दे कि अमेरिका में बैठकर मैं अपनी कहानी सुनाऊं कि मैं कितना गरीब था। तो आपने तो सत्ता का खूब सुख भोगा है, खूब सुख भोगा है। चकाचक 15 लाख का सूट पहना है, अपना नाम का कड़ा हुआ, मोबला का पेन, प्राडा के चश्मे। अरे आपने क्या सुख नहीं भोगा। पिछड़ी जाति की महिलाओं से आपको क्या बैर है। यह सच है कि अगर महिला आरक्षण की बात कास्ट सेंसस के बाद होगी तो पिछड़ी महिलाओं को आपको नाक रगड़ के आरक्षण देना पड़ेगा। देख लीजिए ना तेलंगाना और बिहार के कास्ट सर्वे के आंकड़े, 70-75% ओबीसी पॉपुलेशन है, कैसे आप उनको नहीं दीजिएगा। और असलियत यह भी है कि आपने कास्ट सेंसस भी बड़ी मजबूरी में माना। आप मानना थोड़ी चाहते थे। क्या यह सच नहीं है कि सितंबर 2021 में आपकी सरकार ने लिखित एफिडेविट में सुप्रीम कोर्ट को बताया कि कोई कास्ट सेंसस का प्लान नहीं है? क्या यह सच नहीं है कि 2021 में सदन में आपकी मंत्री रक्षा कांसे पाटिल जी ने बोला कोई प्लान नहीं है? क्या यह सच नहीं है कि 2024 के चुनाव के दौरान जब आप धड़ाधड़ टीवी पर इंटरव्यू देकर अपने मन की बात कर रहे थे और इधर से आपसे सवाल ही नहीं पूछे जा रहे थे, आप आम कैसे काटते हैं, खाते हैं, चूस कर या काट कर, टॉनिक वगैरह लेते हैं कि नहीं, जब आपसे ऐसे सवाल पूछे जा रहे थे, उस एक इंटरव्यू में आपने 25 अप्रैल 2024 को कहा जातिगत जनगणना की कांग्रेस की मांग अर्बन नक्सल का सबूत है। और फिर 28 अप्रैल को भला हो राहुल गांधी जी का और कांग्रेस पार्टी का, आपको नाक रगड़ के 28 अप्रैल 2025, ठीक 1 साल बाद, आपको जातिगत जनगणना की मांग माननी पड़ी और अब जनगणना हो रही है। तो आ जाने दीजिए ना आंकड़े। आप ही के मंत्री कह रहे हैं ये सब डिजिटल है, जल्दी जल्दी आएगा, तो आने दीजिए ना। मार्च 2027 में आंकड़े आ जाएंगे, तब करिए, दीजिए महिलाओं को आरक्षण, पिछड़े वर्ग की महिलाओं को भी आरक्षण दीजिए। उनको आप आरक्षण नहीं देंगे क्योंकि आपको किसी भी महिला को आरक्षण देने की मंशा नहीं है।
आपने एक और बात की, आपने एक और झूठ बोला परिसीमन को लेकर। कल आपने बोला हम तो तैयार थे, प्रपोर्शन में सीटें बढ़ती, 50% बढ़ाने वाले थे। ये बात आप टीवी पर कह रहे हैं और अमित शाह रैली में कह रहे हैं। जो कानून आया था उसमें यह बात क्यों नहीं लिखी थी? क्यों नहीं आपने ये बात लिखी? आपसे समझदार लोग इस देश के प्रधानमंत्री बने हैं, उन्होंने माना कि इस बात को मत कुरे दिए। मैं एक आंकड़े के साथ आपको बता देती हूं, 50% भी बढ़ेगा तो क्या होगा? केरला की 20 सीटें हैं, उत्तर प्रदेश की 80 हैं। अभी केरला और उत्तर प्रदेश में 60 सीटों का अंतर है। 50% जो कानून का हिस्सा नहीं है, आप कह रहे हैं केरला की 30 हो जाएंगी, उत्तर प्रदेश की 120 हो जाएंगी, 60 का अंतर बढ़ के 90 हो जाएगा। इसीलिए प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन साउथ का 24.3% से घटकर 20% के आसपास आ जाएगा। और इसीलिए नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, छोटे राज्य, साउथ के दक्षिण के जो राज्य थे वो आशंकित थे, भयभीत थे और वो नहीं चाहते थे कि इस तरह का सौतेला व्यवहार उनके साथ हो। आपने कहा हमारी बात मान लेते। आपकी कौन सी बात मान लेते? आपने तो गारंटी दी थी ना 15 लाख बैंक अकाउंट में डालने की, सब लोग इंतजार कर रहे हैं। आपकी गारंटी थी ना 2 करोड़ रोजगार हर साल बनेंगे, बेरोजगारों पर आप लाठी चला रहे हैं। आपने गारंटी दी थी ना कि 100 स्मार्ट सिटी बनेंगी, एक नहीं बनी। आपने गारंटी दी थी ना कि रुपया और डॉलर एक पर आ जाएगा, रुपया को 95 पहुंचा दिया, शतक लगवाने वाले हैं। आपने गारंटी दी थी ना कि पेट्रोल 40 पर बिकेगा, शतक लगवा दिया। आप तो किसानों की आय दुगनी करने की गारंटी देकर बैठे हुए 2022 में, अभी तक नहीं हुई, 4 साल बीत गए। किसानों को अपने हाल पर छोड़ने का, जिस तरह से प्रदर्शन में 750 किसानों की मौत हुई, उसके जिम्मेदार आप हैं। तो आपकी किस गारंटी पर भरोसा किया जाए? एक बड़ा विरोधाभास दिख रहा है। आप महिला आरक्षण के पीछे छिपकर अपने लोगों से प्रदर्शन करा रहे हैं, सरकार प्रदर्शन कर रही है, बहुत बढ़िया। तो जब ये सरकार प्रदर्शन कर रही है तो सवाल तो ये भी उठेगा ना, सुनने में आ रहा है आप घर घर जाकर बताइएगा। मैं चाहती हूं कि आप घर घर जाइए, आप जाइए घर घर, क्योंकि इस देश की महिलाएं आपको बताएंगी कि कैसे आपने महंगाई से उनकी कमर तोड़ दी है। इस देश के लोग जो गांव से, जो शहर से गांव जाने को मजबूर हो गए एलपीजी क्राइसिस के चलते, वो बताएंगे आपने उनके साथ क्या किया। इस देश की महिलाएं बताएंगी कि कैसे रसोई गैस मिल नहीं रही, वो वापस चूल्हा फूंक रही हैं। 4-4 हजार में एक सिलेंडर मिल रहा है, ये देश की महिलाएं बताएंगी। आप जाइए, आप जाइए, क्योंकि इस देश की महिलाएं और पुरुष जो 10,000 रुपए रोजगार महीने का कमा रहे हैं और उस पर गुजर बसर करने को मजबूर है। नोएडा में भी कर्मचारियों का प्रदर्शन देखा था, फरीदाबाद, गुड़गांव, देश के तमाम हिस्सों में, जिनकी 10-10, 12-12 साल से तनख्वाह एक पैसा नहीं बढ़ी। 10,000 रुपए में दिल्ली शहर में रहना, व्यक्ति खाएगा क्या और कमाएगा क्या, बचाएगा क्या, ये अपने आप में सवाल है। वो बताएंगे आपको। आप जाइए घर घर। हम चाहते हैं कि आप घर घर जाइए और हम चाहते हैं कि वहां पर आप लोगों की बात सुनिए। अब बात करते हैं कांग्रेस पार्टी की। आपने कहा कांग्रेस नेगेटिव है, कांग्रेस विरोध करती है। जीएसटी कांग्रेस पार्टी लाना चाहती थी, विरोध आप करते थे। खाद्य सुरक्षा बिल हम लाए, विरोध आपने किया। हमारी स्कीमों का नाम बदलकर, नो फ्रिल्स अकाउंट का नाम बदलकर जनधन कर लेना आपका रिफॉर्म नहीं है। आधार हम लाए, आपने उस पर प्रोपेगेंडा करने की कोशिश करी। आपने ऐसा कौन सा रिफॉर्म किया है पिछले 12 सालों में जिससे इस देश का भला हुआ हो? आपने तुगलकी फरमान लगाकर नोटबंदी कर दी, आपने तुगलकी फरमान लगाकर लॉकडाउन लगा दिया, आपने तुगलकी फरमान लगाकर कहा कोई कमी ही नहीं है, देखिए एलपीजी की लाइन में लोग कैसे खड़े हुए हैं। तो सवाल इस बात का है कि आपने ऐसा क्या किया। और कांग्रेस को जब आप कोसते हैं तो यह बात जरूर पूछी जाएगी कि कांग्रेस ने जो ढांचा तैयार किया, जिस महिला आरक्षण की भी आज आप बात करने की कोशिश कर रहे हैं, वो कांग्रेस की बनाई हुई नींव पर है। आप कांग्रेस पार्टी को कोसते हैं। और एक सवाल
जो पूरा देश पूछ रहा है वो ये है कि 30 महीने बाद मोदी जी को महिला आरक्षण की क्या आन पड़ी? क्यों वो महिलाओं के खैरख्वाह दिखना चाहते हैं? क्यों वो चाहते हैं कि महिलाएं सोचें कि वो उनके पक्षधर हैं? क्या इसका कारण जो उनके प्रशंसक रह चुके, जो उनके समर्थक रह चुके लोग जो उन पर लांछन लगा रहे हैं वो तो नहीं है? क्यों मजबूरी है यह साबित करने की कि मैं महिला विरोधी नहीं हूं? यह मैं आपके विवेक पर और जनता के विवेक पर छोड़ देती हूं। लेकिन परिसीमन की जहां तक बात है, मोदी जी पूरी तरह से समझ चुके हैं कि यह देश किसी भी कीमत पर अपना विभाजन नहीं होने देगा। इस देश ने देखा कि कैसे आपने जम्मू कश्मीर में, कैसे आपने असम में परिसीमन किया। काट छांट के किसी तरह से ऐसा परिसीमन करो कि भैया सत्ता में हम ही काबिज रहें। असम में और जम्मू कश्मीर में ऐसी ऐसी लोकसभा क्षेत्र है, कहीं पर 8 लाख वोटर है, कहीं पर 25 लाख वोटर है, कहीं पर 6 असेंबली है लोकसभा में, कहीं पर 12-15 असेंबली है। यह परिसीमन होता है, इसको जेरीमैंडरिंग कहते हैं। और यह जानबूझकर काट छाट कर इधर से जोड़ो, उधर से तोड़ो, उधर से निकालो, यह कोशिश है आपकी यह करने की। और इसलिए यह देश इस पर कतई तैयार नहीं होगा। मैं मोदी जी की एक और बात पर वापस जाना चाहती हूं। जब वो कांग्रेस को कोसते हैं तो वो कोसते कोसते कहते हैं कांग्रेस घुसपैठियों को निकालने का विरोध करती है। नरेंद्र मोदी जी 4 से 14 के बीच में 10 साल कांग्रेस पार्टी ने 88,000 से ज्यादा घुसपैठियों को निकाला। आपका रिकॉर्ड 5,000 है। 12 साल से सत्ता में 5,000 लोगों को निकाला है। और एक बात बताइए, यहां पर आपको कितने घुसपैठिए मिले? बिहार में, दिल्ली में, बंगाल में, असम में कितने घुसपैठिए आपको मिले? आपने कहा कांग्रेस पार्टी एसआईआर का विरोध करती है। बिल्कुल करते हैं, डटकर करते हैं, फख्र के साथ करते हैं, क्योंकि यह देश के लोकतंत्र की दिन दहाड़े हत्या का सवाल है। आप मनमाने ढंग से लोगों के नाम काट रहे हैं, जिनकी पुश्तों को इस देश में दफन कर दिया गया, आप उनके नाम काट रहे हैं। आप जो शादीशुदा महिलाएं हैं उनके नाम काट रहे हैं। तो कांग्रेस कैसे नहीं और क्यों नहीं विरोध करेगी? आप वोट चोरी करेंगे और कांग्रेस मूक दर्शक बनी रहेगी। आंकड़ों के साथ राहुल गांधी जी ने साबित किया है कैसे मधेपुरा से लेकर आलंद और फिर हरियाणा तक, महाराष्ट्र में भी वोट चोरी का काम आपने किया। और एक बड़ी कमाल की बात है, इससे ज्यादा कमाल तो दूसरा कुछ है ही नहीं। मोदी जी ने कल फ्रस्ट्रेट होकर बिल्कुल कहा, कुछ भी करो कांग्रेस पार्टी बवंडर मचा देती है। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल ऑफ यू, पूरा का पूरा मीडिया आपके अंगूठे के नीचे, सारी संस्थाओं पर आपका कब्जा, वोट चोरी में हर तरह की मदद चुनाव आयोग आपकी कर रहा है। और उसके बावजूद, और यह भी नहीं, सोशल मीडिया पर आपसे कोई सवाल पूछ दे, आपको कोई आईना दिखा दे, उनको गिरफ्तार करने का काम आप करेंगे, उसका हैंडल बंद करने का, चैनल बंद करने का काम आप करेंगे। और फिर कांग्रेस बवंडर मचा रही है। मुझे फक्र है कांग्रेस पार्टी पर, और यही हमारा इतिहास है। जब ब्रिटानिया हुकूमत भी हमें इस तरह से प्रताड़ित करती थी, हमारा दमन करती थी, हमने उनको इस देश से खदेड़ कर ही दम लिया। यह दम है कांग्रेस पार्टी का, यह दम है एक एक कांग्रेस कार्यकर्ता का कि आपके गलत को हम बिल्कुल गलत ठहराएंगे। मैं अंत में सिर्फ एक ही बात कहना चाहती हूं, और यह बात कल से बार बार मन में आ रही है। जो सदन में हुआ, जिस तरह से महिला आरक्षण के पीछे छिपकर नरेंद्र मोदी घड़ियाली आंसू बहाने की कोशिश कर रहे हैं, जो 29 मिनट का भाषण हुआ, महिला आरक्षण मुद्दा ही नहीं है, महिला सम्मान से इनका लेना देना ही नहीं है। एक बात साफ है, अब जब मैं मोदी जी को बोलते हुए देखती हूं या सुनती हूं तो मुझे एक बहुत थका हुआ, हारा हुआ,
बुजुर्ग व्यक्ति दिखता है, एक वो व्यक्ति दिखता है जिसको आइडिया ही नहीं है कि उसके पैरों के तले से जमीन कब की खिसक चुकी है, उसका जनाधार से कोई संबंध ही नहीं है। मुझे एक ऐसा व्यक्ति दिखता है, मुझे एक ऐसा व्यक्ति दिखता है जो ऐसे चाटुकारों से घिरा हुआ है जो उसको सच ही नहीं बता पा रहे हैं, जो बता नहीं पा रहे हैं कि जो आप कर रहे हैं वो देश समझ रहा है। ये तो वही बात है, राजा बोला रात है, रानी बोली रात है, और ये सुबह सुबह की बात है। आज नरेंद्र मोदी उस राजा की तरह हैं जिसको कोई सच बता ही नहीं पा रहा है। कल प्रधानमंत्री ने 29 मिनट भाषण दिया और ये सरकारी चैनल मोदी दर्शन, जिसको दूरदर्शन भी पहले कहा जाता था, उस पर चला। ये पॉलिसी पर भाषण नहीं था, ये किसी नीतिगत निर्णय पर भाषण नहीं था, ये विशुद्ध राजनीतिक भाषण था जिसमें वो नाम ले लेकर पॉलिटिकल पार्टीज का उनको अपशब्द कह रहे थे। 58 बार कांग्रेस का नाम लिया उन्होंने, क्षेत्रीय दलों का नाम लिया। अगर ये आचार संहिता का उल्लंघन नहीं है तो मैं चुनाव आयोग से पूछना चाहती हूं, आचार संहिता का उल्लंघन क्या है? इससे ज्यादा दुरुपयोग सरकारी तंत्र का और क्या हो सकता है? योगी आदित्यनाथ जी इस देश के सबसे ज्यादा आबादी वाले सूबे के मुख्यमंत्री हैं। जिस निर्णय को हराया गया वो परिसीमन का था, और योगी आदित्यनाथ जी उसको महिला के द्रौपदी के चीरहरण से कंपेयर कर रहे हैं। आपकी नाक के नीचे हाथरस हुआ, उन्नाव हुआ, लखीमपुर हुआ। आपने संरक्षण IIT BHU में बीजेपी के IT सेल लोगों ने गैंग रेप किया, आपने क्या सजा दी इन लोगों को? और मुझे दुख है इस बात का कि योगी आदित्यनाथ जी ने बात कही। मुझे दुख है इस बात का कि नरेंद्र मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री हैं और उन्होंने कल अपने भाषण में 2 बार एक शब्द का प्रयोग किया, भ्रूण हत्या। जिस देश में आज भी बच्ची को उसके जन्म से पहले मार दिया जाता है क्योंकि वो एक लड़की है, जहां आज भी भ्रूण हत्या एक सच है, वहां पर इस देश का प्रधानमंत्री खड़ा होकर भ्रूण हत्या राजनीतिक हमले के लिए इस्तेमाल कर रहा है। इससे ज्यादा हल्की, इससे ज्यादा सस्ती, इससे ज्यादा छिछली और क्या बात हो सकती है? इससे ज्यादा हल्की और क्या बात हो सकती है कि योगी आदित्यनाथ जी जो 10 साल पहले तक महिला आरक्षण का विरोध करते थे, और अभी थोड़ी देर में उनका वीडियो चला भी दूंगी यहां पर, वो इतनी हल्की और सस्ती बात कर रहे हैं। मणिपुर इस देश का हिस्सा है। मणिपुर 3.5 साल से जल रहा है। वहां पर हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही। वहां पर पहले मुख्यमंत्री को 2-2.5 साल हटाया नहीं गया, फिर राष्ट्रपति शासन लागू हुआ, फिर एक मुख्यमंत्री काबिज किए गए, लेकिन हिंसा नहीं रुक रही है, हिंसा नहीं थम रही है। और हिंसा का सबसे ज्यादा कीमत महिलाएं अदा करती हैं। जिन महिलाओं के सशक्तिकरण की आप बात कर रहे हैं ना, 60,000 ऐसी महिलाएं और बच्चे आज भी मणिपुर के राहत कैंपों में रहने को मजबूर हैं। तो मणिपुर आपसे न्याय की गुहार कर रहा है। 3.5 साल में 3 घंटे के लिए भी आप मणिपुर नहीं गए, महज 1 घंटे के लिए एक अवार्ड फंक्शन में आप गए। मोदी जी, ग्रीस बाद में घूमिएगा, मणिपुर चले जाइए, मणिपुर को बचा लीजिए। विभाजन बाद में करिएगा, फ्लॉड अनडेमोक्रेटिक डिलिमिटेशन बाद में लाइएगा, मणिपुर को बचा लीजिए। मणिपुर को अपने देश के प्रधानमंत्री की जरूरत है। मैंने 45 मिनट के करीब प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है, लोरी तो नहीं सुनाई है। मेरे नेताओं ने संसद में खड़े होकर जब इस बिल को हराया और तथ्यात्मक रूप से तथ्य पेश किए, उन्होंने देश को संबोधित किया। जब प्रियंका जी ने इस मंच से आपके माध्यम से लोगों को समझाया और संबोधित किया, तो हम सब वही काम कर रहे हैं, देश को समझा रहे हैं, देश के सामने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रहे हैं। हाँ, हमें आपके चैनल 29 मिनट का टाइम नहीं देंगे, हमें दूरदर्शन 29 मिनट के लिए नहीं दिखाएगा, लेकिन देश के लोगों को कम आंकने की मूर्खता मत कीजिए। देश सब समझ रहा है। ये नैरेटिव की लड़ाई नहीं है, इनका नैरेटिव वर्सेस हमारा नैरेटिव। 2012 में जब ये बात होती ना, तब चिंता होती, अरे भाई नैरेटिव की लड़ाई में कहीं वो आगे ना निकल जाए। आपको लग रहा है बीजेपी का कोई नैरेटिव चल रहा है अभी? महिला आरक्षण तो छोड़ दीजिए, महंगाई, बेरोजगारी,
कर्मचारी, आपको लग रहा है बीजेपी का कोई भी नैरेटिव चल रहा है? बीजेपी का जनसंपर्क और जनाधार से कोई नाता ही नहीं है अभी। देयर इन देयर ओन लाला लैंड। उनको लग रहा है जो हम कर रहे हैं वही सब सच है, बाकी किसी से कोई मतलब ही नहीं है। तो बीजेपी का कोई नैरेटिव नहीं चल रहा है। ये नैरेटिव की लड़ाई नहीं है। एक जमाना था जब एक तरफा नैरेटिव वो चला लेते थे, आज एक तरफा नैरेटिव उनके खिलाफ चल रहा है। जी, वीडियो आया क्या आपके पास? जी। हमारे जो शिप पर हमला हुआ उसके बाद राजदूत को समन किया गया, उस पे अगर आप कोई पार्टी की लाइन अगर कोई मैं ऑफलाइन बोल दूंगी, लेकिन अभी मैं इस मुद्दे से हटना नहीं चाहती हूं, मैं इसी मुद्दे पे रहना चाहती हूं। जी हाँ, बोलिए। इनको माइक दे दीजिए। जी जी। मैं तेजपाल सिंह, मेरा सवाल ये है कि ये जो महिला बिल पर जितना बीजेपी कह रही है कि हम घर घर जाके महिलाओं को समझाएंगे, मैं ध्यान दीजिए, ये कह रहे हैं कि घर घर जाकर हम मैं आप ही के लिए वीडियो निकाल रही हूँ, घर घर जाके समझाएंगे और आपकी बात सुन रही हूँ तो मेरा सवाल है किन महिलाओं को जाकर समझाएंगे? क्योंकि इनका रिकॉर्ड बताता है कि इन्होंने बसंती तांगे वाली, रैम वॉक पर चलने वाली उन महिलाओं को सदन भेजा। जब गांव में हमारे परिवार की महिलाएं, हमारी माँ बहन जो है जिनके चेहरे काले पड़ गए, वो तो ओबीसी SC ST में जब कास्ट सेंसर होता उसके बाद नंबर आता, उनका तो नंबर लाया नहीं। इसका मतलब इन्हें दर्द मलाल इस बात का है कि अपनी मनपसंद महिलाओं को नहीं भेज पाएंगे। नहीं, देखिए, मैं महिलाओं पर टिप्पणी नहीं करती हूँ। मुझे ऐसा लगता है हर महिला का सम्मान होना चाहिए, चाहे वो गांव की हो या शहर की हो, चाहे वो कामकाजी हो, चाहे वो गृहिणी हो। हर महिला सम्मान की अधिकारी है, हर महिला इज्जत की हकदार है। मैं इस बारे में जो आप कह रहे हैं उससे मैं ज्यादा तवरुक नहीं रखती हूँ। लेकिन किन महिलाओं को समझाएंगे? उन महिलाओं को समझाएंगे जो महंगाई की मार झेल रही हैं, उन महिलाओं को समझाएंगे जिनको शहरों और गांवों तक कोई गैस का सिलेंडर नहीं मिल रहा है, उन महिलाओं को समझाएंगे जिनके पति या बेटे घर लौटने को मजबूर हो गए हैं, उनके पास रहने खाने को नहीं है, फैक्ट्रियां बंद हो गई हैं गैस की किल्लत की वजह से। उन महिलाओं को समझाएंगे जो आपसे हक और उम्मीद की बात करती हैं, लेकिन आप उनको सिर्फ झुंझुना पकड़ाते हैं, आप सिर्फ जुमले करते। जाइए तो आप अभी गांव में, जाइए तो घर घर, जाइए तो नोएडा के घरों में जो महिला 10,000 रुपए कमा रही है और रो रो कर टीवी चैनल पर कह रही है मेरे बच्चे को रोज दवाई देनी है, लेकिन मैं उसको एक दिन छोड़कर एक दिन दवाई देती हूं क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं है। वो आपको असलियत बताएगी। जाए तो ये लोग, मैं तो चाहती हूं ये जाए देश की महिलाओं के पास। देश की महिलाएं इनको ऐसा आईना दिखाएंगी कि अपने चेहरे से नफरत हो जाएगी। ये पार्टी पहले अपने स्तर पर इस पर चर्चा करे। संसद में चर्चा होने से पहले पार्टियों को अपने स्तर पर इसको, पार्टी में अगर आंतरिक लोकतंत्र है तो जनप्रतिनिधियों की बातों को सुना जाए, उनके तथ्यों पर गौर किया जाए। भाई, योगी आदित्यनाथ जी बीजेपी के सांसद गोरखपुर से अपनी पार्टी को बोल रहे हैं पार्टी में चर्चा कीजिए। पार्टी का ट्रैक रिकॉर्ड मैंने आपको बता दिया। सारे दलों में सबसे कम प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन विमेन का इस लोकसभा में बीजेपी का 12.9%, लोकसभा के एवरेज 13.6% से कम, विधायकों में 9.9%, देश के एवरेज से कम। तो आईना तो यही दिखा रहे हैं और ये आ जाकर बात कर रहे हैं, द्रौपदी के चीरहरण जैसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। द्रौपदी के चीरहरण पे सारे सभ्य समाज का सिर झुका होना चाहिए, उसका नाम नहीं लेना चाहिए। ये असलियत है। जी हाँ, इनको माइक दे दीजिए भाई, लास्ट, इसके बाद खत्म करेंगे, बहुत लंबा हो गया। जी, क्या मैं अपने राजनीतिक हित को साधने के उद्देश्य से भारत को गणराज्य बोला तो उन राज्यों को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटने की साजिश की तरफ नहीं जाता है जो है? मुझे जो कहना था मैंने परिसीमन मैं रेवंत रेड्डी की प्रेस कॉन्फ्रेंस था, बहुत सी बातें उन्होंने नहीं कही, लेकिन हम समझ सकते हैं वो उनका इशारा बार बार था कि हम आर्थिक रूप से आप लोगों से बहुत, उत्तर भारत से बहुत मजबूत हैं। धन्यवाद के साथ अब जो बातें आपने समझ ली वो आप रिपोर्ट करिए, मुझे क्यों समझा रहे हैं, मुझे क्यों बोल रहे हैं? आप प्रबुद्ध पत्रकार हैं। मेरा अपना मानना है कि हर राज्य का, चाहे वो यूपी हो, बिहार हो, मणिपुर हो, मेघालय हो, तेलंगाना हो, कर्नाटका हो, केरल हो, आप किसी भी राज्य की बात करिए, जो हिंदुस्तान का एक बड़ा खूबसूरत गुलदस्ता है ना, उसमें सब बड़े सुंदर सुंदर फूल है। एक भी फूल के बिना वो गुलदस्ता अधूरा है। तो कुछ फूलों को मुरझाने के लिए मजबूर ना किया जाए कि वो फूल बेचारों, उनकी आवाज कम हो जाए, उनका पोषण कम हो जाए। क्यों ऐसा हो? इसमें क्या गलत बात कह रहा है कोई? बहुत बहुत धन्यवाद आपका, शुक्रिया।